Dr. Ramani, can you hear me? Yeah, please, sir. Yes, sir, you are audible. Continue, sir. Continue. Yeah, where you are also see. Okay. So you can see me now. Yes, sir. Yeah, you can hear me and you can see me. Yes, sir. क्यों नहीं आता? Yeah. Friends, बहुत दिनों बाद आप सभी लोगों से मिल रहा हूं, खासतौर से डॉक्टर कपिल शाह का जो बोलना सुना तब तक मैं ज्वाइन हो गया था, इसलिए बहुत अच्छा लगा. His presentation was beautiful. और जो भी उन्होंने नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग के संदर्भ में बोला, वो बहुत ही टू द पॉइंट और बहुत ही अच्छा. वैसे तो बीपी रमानी साहब को भी मैंने आज बहुत दिनों बाद देखा है, मेरे ख्याल से 11 साल बाद देखा होगा. Thank you, sir. Yeah, so many of you are seen on the screen for after a long time. I am here before you to make a very small presentation. Kiran, can you correct my presentation? Allow me. वैद साहब थोड़ा सा वीडियो ऑन कर Can you दीजिएगा. see me? Can you see my presentation? No. Yes. It is coming, sir. Yes, presentation is here. इसको फुल स्क्रीन हाँ, करना है. तो ये फुल स्क्रीन यहाँ से होगा, कहाँ से होगा? ये मैक्सिमम नहीं, ये जो साइड के आ रहे हैं उसकी वजह ये पूरा यही आ जाएगा. No. Okay. From beginning, sir. वहाँ पे Whatever it is coming, we can discuss with them. Yes. I am talking about the agricultural education system in India. Basically, मेरे दिमाग में ये जो सब्जेक्ट आया वो उसको लेकर के आया कि अभी जितने प्रेजेंटेशन हुए हैं या जितने भी प्रेजेंटेशंस कॉन्फ्रेंसेस में होते हैं, इनमें से किसी भी कॉन्फ्रेंस में जो रेफरेंसेस आते हैं वो रेफरेंस हमारे अपने नहीं होते, वो सारे के सारे रेफरेंसेस पश्चिम के होते हैं. और पश्चिम के वो जो सारे रेफरेंस हैं वो सभी लोगों को समझेंगे ही ऐसा जरूरी नहीं होता है. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी सर, आप वापस स्लाइड शो पे जाइए. स्लाइड शो का जो ऑप्शन है ना, सबसे ऊपर के ऊपर वाली लाइन में. हाँ, वहाँ पे ये आप वहाँ पे एक बार क्लिक कीजिए. काम करो. हाँ, स्लाइड शो जहाँ पे लिखा है ना, ऊपर सबसे ऊपर वाली लाइन में. हाँ, बस वहाँ पे फिर लेफ्ट में चले जाइए. फ्रॉम बिगिनिंग का ऑप्शन दिख रहा है ऊपर, सबसे ऊपर. हाँ, बस वो क्लिक कीजिए, फ्रॉम बिगिनिंग वाला. या ओके, बहुत परफेक्ट. थैंक यू वेरी मच. सो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि ये सारे रेफरेंसेस दूसरे लोगों के हमारे थीसिस में आते हैं, हमारे वर्क में आते हैं, हमारे प्रेजेंटेशन में आते हैं. हमने भी कभी कुछ किया था एग्रीकल्चर में? कुछ नहीं किया था. एग्रीकल्चर में हमारे देश का क्या कंट्रीब्यूशन था, उसको क्यों नहीं रेफर किया गया? तो मित्रों, आपको सुनकर के आश्चर्य लगेगा कि सचमुच में सारी दुनिया को एग्रीकल्चर हमने सिखाई है. एग्रीकल्चर में जो सबसे पहली क्रॉप थी, यह क्रॉप है चावल, राइस. और राइस का जो आज का नाम एराइजा सटाइवा इंडिका है, ये एराइजा सटाइवा इंडिका सचमुच में ये हमारा चावल है. इस चावल की लगभग 2,40,000 वेराइटीज है और उस 2,40,000 वेराइटीज में से लगभग 60,000 वेराइटीज हमने दी है. ऋग्वेद में से उल्लेख है. ऋग्वेद जो कि पहला टेक्स्ट है, रिटन टेक्स्ट इन होल वर्ल्ड, इट इज ऋग्वेद, जिसमें कि चावल का उल्लेख है कि चावल कैसे किया जाता है. और आप में से सबको याद होगा कि वाइस चांसलर बंगला को मैंने नाम जो दिया था वो कृषि पाराशर दिया था.
और कृषि पाराशर नाम देने का कारण भी यही था कि राइस कल्टीवेशन की कंप्लीट टेक्नोलॉजी, मतलब जो ट्रांसप्लांटिंग है, ट्रांसप्लांटिंग से लेकर के और फिर उसका हार्वेस्ट तक, इवन जिसे मराठी में झोड़पनी कहते हैं उस तक का वर्णन, वो सब का सब, और जो ऋषि पाराशर हैं उन्होंने दिया। यहाँ तक कि उसको लोड करके मार्केट में जाना और मार्केट में जाकर के वो बिकेगा कैसे, इस सब का भी डिस्क्रिप्शन कृषि पाराशर में चावल के बारे में है। यानी ऋग्वेद से स्टार्ट होकर के और आखिर तक आज चावल जहां जहां भी गया, चावल ये हमारी प्रोड्यूस है, ये हमारी क्रॉप है, हमने सारी दुनिया को दी। इंडिया से ये क्रॉप जो थी वो ब्रह्मदेश गई, ब्रह्मदेश से थाईलैंड, श्याम उस टाइम का, वहां से ये इंडोनेशिया गई। जब ये इंडोनेशिया में पहुंची तो इसका नाम हो गया एराइजा सटाइवा जेवेनिका। और फिर इंडोनेशिया से जिस समय ये जापान पहुंची तो उसका नाम हुआ एराइजा सटाइवा जापोनिका। और फिर जापान से चाइना, कोरिया, इन सभी देशों में यह क्रॉप जो थी वो फैलती चली। मतलब सचमुच में दो दुनिया को चावल पैदा करना, चावल प्रोसेस करना, चावल की कंप्लीट वैल्यू चेन, ये सारी दुनिया को हमने सिखाई है। मतलब चावल हमने कैसे उसमें से निकालना, उसके हस्क में से, और उसकी ब्रेन जो ब्रान है उस ब्रान में से उसको पॉलिश करना, पॉलिश करके उसको व्हाइट राइस बनाना, और व्हाइट राइस बना करके फिर उसकी कंप्लीट वैल्यू चेन। हम में से अनेक लोगों ने मुरमुरे खाए होंगे। ये मुरमुरे मतलब राइस को पफिंग किया हुआ है। पेड़ी को अगर हमने पफ किया तो खीले बन जाती हैं, पोहे बन जाते हैं। ये जो कंप्लीट वैल्यू चेन थी राइस की, ये राइस की कंप्लीट वैल्यू चेन हमने सारी दुनिया को दी है। और अगर हम फूड प्रोडक्ट्स की बात करें तो खीर जो है, जो क्रीम है, वह खीर हमने बनाना सिखाई है। इट वाज द फर्स्ट हाई वैल्यू प्रोडक्ट। देन पोंगल, इडली, डोसा, मसाला डोसा, उत्तपम, ये सब का सब करना सारी दुनिया को हमने सिखाया। दाल भात, मसाला भात, मीठा भात, आंबा भात, केसर भात, बिरयानी, ये जितने भी मीठे मीठे नाम, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट नाम आप सुनते हैं जो इंडियन किचन में से बन करके जाते हैं, ये सारी दुनिया को हमने सिखाए हैं। यूं कहें कि सारी दुनिया को ये जो वेजिटेरियन कुकिंग है, ये सारा का सारा वेजिटेरियन कुकिंग हमने सिखाया। या यूं कहें कि सभ्यता के साथ बैठ करके थाल में खाना परोसा गया, और परोस करके फिर हम लोगों ने कौन सा नमकीन है, कितना मीठा है, कैसा सादा है, ये सब हमने उनको सिखाया है। और केवल इतनी बात नहीं कि हमने चावल ही सिखाया था उसके बाद हम सब भूल गए। पल्सेस में से ग्रीन ग्राम है, ब्लैक ग्राम है, इसका भी कल्टीवेशन हमने दुनिया को सिखाया। दाल चावल मिलाकर के खिचड़ी कैसे बने, दाल चावल मिलाकर के दाल भात कैसे बनता है, इसमें लगने वाली जो ग्रीन ग्राम है, ब्लैक ग्राम है, ये भी हमने ही दुनिया को सिखाई है। इतना ही नहीं, तो जो दालें हैं वो चाहे ग्रीन ग्राम होगी, ब्लैक ग्राम होगी, ये केवल हमको ही नरिशमेंट देती है ऐसा नहीं, तो सॉइल्स को भी एनरिच करती है। जो हमारी सॉइल्स हैं वो भी, उसमें नाइट्रोजन जो फिक्स होती है वो इन दालों के कल्टीवेशन से होती है। केवल हमने दालें ही सिखाई इतना नहीं, तो ये जो तिल है, सीसेमम ऑयल सीड, फर्स्ट ऑयल सीड क्रॉप, ये भी दुनिया को हमने कल्टीवेट करना सिखाया। मतलब तिल में से कैसे तेल निकाला जाए, और तेल निकाल करके मीठी मीठी चीजें कैसे उनको तली जाए, फ्राई की जाए, ये सारा का सारा जो भी क्यूलिनरी थी, जो भी सिखाया गया था वो हमने सिखाया। तिल है, जौ है, काले उड़द हैं, ये सब मिलाकर के हम अपने जो पुरखे थे उनका श्राद्ध किया करते थे, तिलांजलि देते थे। ये जो तिलांजलि देने के लिए चीजें आती थी वो सब हमने खुद निकाली थी। केवल इतना ही नहीं, आपको सुनकर के बहुत अच्छा लगेगा कि भगवान राम के जो फोर फादर थे, उनके जो पूर्वज थे, उसमें इक्ष्वाकु थे, और इक्ष्वाकु जो हैं उनके नाम से पूरी की पूरी डायनेस्टी इक्ष्वाकु वंश कहलाता है।
संस्कृत में इक्षु मतलब शुगर केन को, गन्ने को बोलते हैं, और उस गन्ने से ही जो वंश के लोगों को गन्ने की क्रॉप जिन्होंने आइडेंटिफाई की, कैरेक्टराइज की, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जिसकी सारी दी, वो सारा का सारा वंश इक्ष्वाकु वंश था, जो भगवान राम का वंश था। उसमें से फिर जूस निकालना, जूस निकाल करके उसमें से गुड़ बनाना, और गुड़ के बाद फिर सारी की सारी वैल्यू चेन अगर हम देखें तो ये सारी वैल्यू चेन शुगर केन से बनी। शुगर केन से जैगरी है, खांड है, बताशा है, गजक है, रेवड़ी है, तिल के लाड़ू हैं, ये जितनी भी मीठी मीठी बढ़िया चीजें हैं, ये सारी की सारी बढ़िया चीजें दुनिया को सिखाया हमने हैं। और उसके आगे अगर हम जाएं तो फिर प्रोफेशनली जो स्वीट्स बनते हैं, खोआ है, गुलाब जामुन है, छेना से रसगुल्ला है, पनीर है, अगर हम पिजन पी चने की दाल ले लें तो उसमें से फिर जलेबी बनेगी, इमरती बनेगी। यानी शुगर केन से बनने वाले जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी मिठाइयां सारी दुनिया को बनाना और खाना हमने सिखाया। मित्रों, अगर हम एक ही वाक्य में कहें तो मीठा खाना, मीठा पैदा करना, मीठा खाना और मीठा बोलना, ये सारी दुनिया को हमने सिखाया। मित्रों, यहां तक की बात तो मीठी मीठी थी, पर उसके अलावा यह जो कॉटन है, इस कॉटन के बारे में जिसमें कपिल शाह कह रहे थे कि सारी सारी जीएम क्रॉप आ गई है, ये बात सच है कि जो कॉटन है, कॉटन में ही उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए जीएम क्रॉप बनाई गई, और फिर उस जीएम क्रॉप से सारा का सारा जो कॉटन का सीड था वो जीएम सीड, और उससे ऑयल खाने में जो आ गया वो जीएम ऑयल आ गया। पर आप सोचो तो सही कि दुनिया को कॉटन का कल्टीवेशन हमने सिखाया। हमारे यहाँ से ये अफ्रीका गया, अफ्रीका से यूरोप पहुंचा, इजिप्ट पहुंचा, वहां से यूरोप से अमेरिका गया। मतलब यह जो पश्चिम की ओर का पूरा कॉटन का ट्रेवल है, वो कॉटन का ट्रेवल हमने लोगों को सिखाया है। इतना ही नहीं है, इसमें से जो प्लांट है, प्लांट्स से बड जो है वो पिकअप करना, उस बड को ओपन करके उसमें से सीड निकालना, यार्न निकालना, और उस यार्न को ट्विस्ट करके उसका धागा बनाना। पहले किसी जमाने में हम तकली से उसको ट्विस्ट देते थे, बाद में चरखा से दिए, बाद में हमने मशीन की स्पिंडल से दिए। यानी यह जो धागा बन जाता था, जिस धागे का कि कपड़ा बनता है, वो सारा का सारा कपड़ा बनाना हमने सिखाया है। यार्न वाज मेड कलरफुल, इसमें भिन्न भिन्न तरीके के रंग लगाए, इवन चांदी और सोने के तार भी उसमें जड़े, और जो हाई वैल्यू बहुत ही सुंदर दिखने वाले कपड़े थे, ये कपड़े भी दुनिया को हमने दिए। मित्रों, दुनिया में हम जो जगत गुरु कहलाए, तो हमने बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें दी थी, ऐसा नहीं। हमने दुनिया को संस्कृति दी, कपड़े पहनना सिखाया, बैठना सिखाया, बोलना सिखाया। जो भी व्यवहार है वह सारा का सारा व्यवहार हमने लोगों को सिखाया, इसलिए हम जगत गुरु कहलाए थे। होल वर्ल्ड, इंग्लैंड, यूरोप, चाइना, इजिप्ट, दे स्टार्टेड विजिटिंग इंडिया, क्योंकि वो यहाँ आकर के देखना चाहते थे कि हम चावल कैसे पैदा करते हैं, शुगर केन कैसे पैदा करते हैं, कॉटन कैसे पैदा करते हैं। वो टेक्नोलॉजी हमसे सीख करके फिर जाते थे, और जाने के बाद फिर उन्होंने अपने देशों में वो सारा करना शुरू किया। बाद में उनको लगा कि अरे इंडिया के पास अगर इतना सारा कुछ है, हम लोगों ने आक्रमण करके देखना चाहिए कि उनकी मिट्टी में क्या जादू है। यह मिट्टी और पानी, ये जो भरत भूमि है, इस भरत भूमि पर जो इतने आक्रमण हुए पश्चिम की ओर से, वह आक्रमण इस बात के लिए हुए कि यहाँ रह करके फिर वो ये सारी चीजें पैदा कर सके और अपने अपने देश में ले जा सके। मित्रों, जो फ्रूट्स हैं, उन फ्रूट्स का जो राजा है वो मैंगो है। यह मैंगो का भी कल्टीवेशन सारी दुनिया को हमने सिखाया। आज भी दुनिया में जितना भी मैंगो पैदा होता है उसका 50% अकेले इंडिया में होता है, बचे हुए 50% में सारी दुनिया आती है। ईच स्टेट इन इंडिया इज हैविंग इट्स ओन मैंगो, और उस मैंगो के बारे में उनको बहुत ही अभिमान है कि हमारा मैंगो। अगर आप किसी महाराष्ट्रियन से बात करें तो उसको हापुस का नाम सुनते ही चेहरे पर खुशी छा जाएगी।
अगर किसी गुजराती से बात करें तो केसर का नाम आते ही उसके मुंह में मिठास आ जाती है। अगर आप यूपी के लोगों से बात करें तो वो दशहरी होगा या आंध्रा का नीलम होगा। ये सारे के सारे आम की वेराइटीज सुन करके और लोगों को ऐसा लगने लगता है कि ये तो उनका अपना है। ये लगभग 50 वेराइटीज हैं आम की जो सारी दुनिया को हमने दी है। मित्रों, आनंद यूनिवर्सिटी में एक स्कीम है, वो वेजिटेबल स्कीम है। मेरे ख्याल से इस समय जो कुलगुरु हैं डॉक्टर कथीरिया, वो कथीरिया पहले उसी स्कीम के इंचार्ज थे। उसमें से जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, आपको सुनकर के बहुत अच्छा लगेगा कि दुनिया को लगभग 2/3 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमने दिए हैं। ब्रिंजल है, फेनुग्रीक मेथी है, स्पिनेच पालक है, करेला है, ओकरा है, कॉलीफ्लावर गोभी है, केबेज बंद गोभी है, रिच गार्ड और बॉटल गार्ड, ये सब भी हमने लोगों को सिखाए हैं कि किस तरह से प्रोड्यूस करने चाहिए, कल्टीवेट करने चाहिए, बनाने चाहिए और खाने चाहिए। अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो मित्रों, कमल है, मैरीगोल्ड मतलब झंडू है, क्रिसेंथेमम है, जैस्मीन है, चंपा है जिसे चाफा कहते हैं, डहेलिया है, या कनेर के फूल हैं लाल और पीले। ये सारे के सारे फ्लावर्स जो हैं जिनमें भी खुशबू आती है, ऐसे खुशबू देने वाले सारे के सारे फ्लावर्स दुनिया को पैदा करना हमने सिखाया है। और अगर हम खुशबू वाली चीजों की बात करें तो फिर काली मिर्च है, इलायची है, लवंगी है, बड़ी इलायची है, नटमेग है, कोरिएंडर मतलब धनिया है, फेनल है, टर्मरिक जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले चर्चा चल रही थी, वो टर्मरिक है, जिंजर है। ये सारी की सारी जो आयुर्वेदिक पदार्थ है कि जिनसे खुशबू भी आती है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और खाने में सारे के सारे प्रकार के स्वाद भी आते हैं। ये सारे के सारे मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स सारी दुनिया को हमने सिखाए हैं। आनंद के लोगों को अभिमान करना चाहिए कि सारे हिंदुस्तान का मेडिसिनल एंड एरोमेटिक्स प्लांट का जो सेंटर है वो आनंद में है। यूनिवर्सिटी में प्रोसेसिंग का सेंटर हमने खोला था और उस सबसे सारी दुनिया को मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, उसका प्लांटिंग मटेरियल और उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये सब हमने सिखाई है। मित्रों, अगर हम फिगर्स की बात करें तो हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो 298.8 मिलियन हेक्टेयर, लेकिन हम उसमें से कल्टीवेट जो करते हैं वो केवल 140 से 142 मिलियन हेक्टेयर इतना ही कर पाते। आपको सुनकर के अच्छा लगेगा कि हम दुनिया में 7th लार्जेस्ट कंट्री हैं, पर तो भी जो हमारी कल्टीवेबल लैंड है वो दुनिया में हाईएस्ट है, सबसे अधिक है। और जो इरिगेटेड एरिया है वो भी हमारा 68 मिलियन हेक्टेयर है। ये इरिगेटेड एरिया भी दुनिया में सबसे अधिक, अमेरिका में नहीं है, चाइना में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये भी इंडिया में है। मित्रों, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमारे देश पर जो आक्रमण होते थे वो आक्रमण इस वजह से होते थे कि लोगों को ये इच्छा होती थी कि कैसी इस देश की मिट्टी है कि इस मिट्टी के अंदर जो इतना बढ़िया चावल होता है, इतना अच्छा गन्ना होता है, इतनी अच्छी कपास होती है, हमने वहां जाकर के राज्य करना चाहिए और वो सब हमने ले लेना चाहिए। देश के ऊपर आक्रमण हुए, उन सारे आक्रमणों को हम फेस नहीं कर पाए। अल्टीमेटली उनमें से कुछ लोगों ने इस देश पर राज्य किया और इस देश के किसानों को गुलाम बना दिया। शायद जो बिहार के लोग हैं उन्होंने चंपारण का नाम सुना हो। यह जो चंपारण का किसान आंदोलन हुआ था, वह चंपारण का किसान आंदोलन किस बात के लिए हुआ था? तो इतनी सी बात थी कि उस समय के जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने किसानों को बुला करके कहा कि नहीं, ये तुम जो चावल पैदा करते हो चावल मत पैदा करो, यहाँ तुम नील पैदा करो। हमारे जो सफेद कपड़े हैं उनको नील देने के लिए जो नील के बड्स तैयार किए जाते हैं, जो उसकी गांठें तैयार होती हैं, वो क्रॉप आप यहाँ लगाओ। तो किसानों ने कहा कि सरकार, ये जमीन तो बहुत ही बढ़िया वाली जमीन है, ये सालों में मेहनत करके और चावल पैदा करने लायक बनी है, इसमें अगर हमने नील की खेती कर दी तो नील की खेती करने से हमारी तो सारी जमीन खराब हो जाएगी। और उनका नहीं, तुम्हारी जमीन खराब हो या अच्छी हो, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, आपको इसमें नील पैदा करना चाहिए। आंदोलन हो गया और कहते हैं कि उस आंदोलन में अंततोगत्ता किसान भड़क गए
और किसानों ने भड़क करके जो थाना था उस थाने में आग लगा। दुर्दैव, गांधी जी ने कभी कोई भी आंदोलन सक्सेसफुली नहीं चलाया। जैसे ही उन्होंने सुना कि चंपारण में किसानों ने थाने में आग लगा दी है, उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। और किसानों का वो आंदोलन वापस जाने की वजह से किसानों की हार हो गई और उनको उस अच्छी मिट्टी में कि जिसमें चावल की अनेक तरीके की वैरायटीज पैदा होती थी, उसमें नील पैदा करने की शुरुआत करी। मित्रों, केवल नील ही नहीं है, आप अपनी छाती पर हाथ रख करके सुनोगे तो आपको किसानों की धड़कन सुनाई पड़ेगी कि ये जो चाय है, कॉफी है, ये सब हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपे गए। आसाम की वो भूमि, बंगाल की वो भूमि जिस पर के बहुत बढ़िया चावल पैदा होता था, उस सब के ऊपर जबरदस्ती चाय लगवाई गई। उसके ऊपर बाद में कॉफी का प्लांटेशन हुआ और जो हमारी क्रॉप थी कि जो हम सारी दुनिया को एक्सपोर्ट करते थे, सारी दुनिया हमसे खरीदती थी। आपको सुनकर के बहुत अच्छा लगेगा कि देयर वाज ए टाइम कि ग्लोबल ट्रेड जो था, उस ग्लोबल ट्रेड का 80% इंडिया कंट्रोल करता। आज कितना करते हैं आपको मालूम है रामानी जी? आज हम 2% से भी कम ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल करते हैं। यानी जो देश सारी दुनिया को अन्न धान्य हर चीज और सप्लाई करता था, बाद में हमें गुलामी की वजह से वो सब बंद करके चाय है, कॉफी है, नील है, ये पैदा करने शुरू करने पड़े। आपके देखते देखते यूकेलिप्टस आया है। अगर आपको याद हो, मेरे ख्याल से कई लोग ऐसे होंगे मेरी उम्र के जिन्होंने यूकेलिप्टस का प्लांटेशन होते हुए देखा होगा। ये सारी की सारी क्रॉप दे वर थ्रस्टेड ऑन अस, और उस थ्रस्ट की वजह से हमारी जो देश की समृद्धि थी वो समृद्धि कम होती गई। पर तो भी भारत के किसानों ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, यहाँ के वैज्ञानिकों ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, यहाँ के तरुणों ने काम करना बंद नहीं किया। 2020 का जो टोटल प्रोडक्शन था 47 में 50 मिलियन टन था। हमें अपना पेट भर अनाज के लिए भी और लाइन में लग करके जो लाल गेहूं था वो लेना पड़ता था। पर ओवर द इयर्स फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, बाद में ग्रीन रिवॉल्यूशन और चेंज हुआ, और ये आज पिछले साल का जो प्रोडक्शन है वो 297 मिलियन टन है, जबकि हमारी पॉपुलेशन 138 करोड़ है। इस 138 करोड़ पॉपुलेशन में 297 मिलियन टन इतना हमारा जो प्रोडक्शन हुआ, इसी प्रोडक्शन की हिम्मत पर भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक मुफ्त में अनाज दे सकी है। हमारे देश की जो नॉमिनल जीडीपी है, आज वो जीडीपी पिछले साल की 197 है, पर अभी वो लगभग 232 लाख करोड़ इतनी हो गई। इसलिए इस एग्रीकल्चरल जीडीपी में, मतलब ये जो हमारी जीडीपी है नेशनल, उसमें एग्रीकल्चरल जीडीपी जो है वो 20.19% है। मतलब 1/5 जो है एग्रीकल्चर में से आती है। मित्रों, आज भी जो हाईएस्ट है वो तो सच है सर्विस इंडस्ट्री से आता है, बट सेकंड हाईएस्ट कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। और केवल एग्रीकल्चर से 20.19% आती है, इतना ही नहीं, अगर हम इसमें टेक्सटाइल मिल्स जोड़ दें, शुगर मिल्स जोड़ दें, लेदर फैक्ट्रीज जोड़ दें, ऐसी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज में सारा का सारा रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर का लगता है, तो ये टोटल जाकर के 50% के आसपास होती है। यानी आज भी इस देश में लगभग 1/5 प्योर एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज को भी साथ में ले लें तो 50% इतना एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। मित्रों, इस सब के बाद भी जब एजुकेशन की बात आती है तो एजुकेशन में एग्रीकल्चर को हम कहीं नहीं सिखाते। जब बच्चा बड़ा होता है, बोलना सीखता है, तो माँ उसको का खा गा सिखाती है, और उस का खा गा के बाद उसमें कहीं तो भी एक बार उल्लू का नाम आएगा, कभी गधा आएगा, कभी घोड़ा आएगा, कभी चिड़िया आएगी, कभी फल और सब्जियों के नाम आएंगे। बस एग्रीकल्चर वहीं खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर 12वीं तक हम गणित सीखते हैं, साइंस सीखते हैं,
बाकी सारी बातें सीखते हैं, पर हम एग्रीकल्चर नहीं सीखते हैं। मित्रों, सबसे पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो थी 1960 में यूपी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर आई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 16,000 एकड़ जमीन उनको दी थी कि आप इसके अंदर सीड प्रोडक्शन करो, और ब्रीडर सीड का प्रोडक्शन पंतनगर से शुरू हुआ और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बाद में पंजाब ने भी पिकअप किया, पंजाब में और हरियाणा में, इन सभी स्टेट में गेहूं का जो प्रोडक्शन हुआ, उस गेहूं के प्रोडक्शन का ब्रीडर सीड ये यहाँ बनना शुरू हुआ था, यहां से बन करके वो सब में फैला। मित्रों, आज अगर हम बात करें तो लगभग 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, 63 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं और 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें एग्रीकल्चर फैकल्टी। मित्रों, आप सब लोगों ने सुना होगा, आपको सुन के हंसी आई या नहीं मुझे मालूम नहीं, कि जैसे ही कोरोना फैला और कोरोना फैलने के बाद भारत सरकार ने बहुत ही उत्साह के साथ जो एम्स थे, लगभग कई स्टेट में एम्स बनाए, और यूपी में तो हर अल्टरनेट जिले में मेडिकल कॉलेज खोला गया। आज यूपी में अगर 75 या 80 जिले हैं तो उसमें से 40 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए। मैं समझ ही नहीं पाया कि अगर हम लोगों की हेल्थ का ध्यान करने के लिए इतने एम्स खोल सकते हैं, इतनी हम मेडिकल कॉलेजेस खोल सकते हैं, मुझे सीधा सा प्रश्न था कि हम 8 या 10 IRI क्यों नहीं खोल सकते? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, या हमारी जो NDRI है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हम 8-10 क्यों नहीं खोल सकते? अगर हमारे पास इतना पैसा है कि हम इतने एम्स खोल सकते हैं, इतने मेडिकल कॉलेजेस खोल सकते हैं, तो फिर एग्रीकल्चर के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्यों नहीं खुले? पूरे देश में लगभग 41.5% मेन पावर एम्प्लॉय होती है, वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉय होती है। अगर 41.5% रफली कहें कि 40% लोग अगर एग्रीकल्चर में एम्प्लॉय होते हैं, तो इन लोगों को एजुकेट करने के लिए क्या 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सफिशिएंट है? 1000 यूनिवर्सिटीज हैं सर। जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी हैं इंडिया में इस समय 1000 से ज्यादा हैं। उनमें कई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं, कई मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, कई संस्कृत यूनिवर्सिटी हैं, अन्य प्रकार की यूनिवर्सिटी, पर सारी यूनिवर्सिटीज मिलकर के 60% को एजुकेट करती है और 40% को केवल 74 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एजुकेट करती है। क्यों? हम अपने गांव के किसानों को, अपने गांव की महिलाओं को, उनको एजुकेशन क्यों नहीं दे सकते? और अगर हमें एजुकेशन देनी है तो उनको जो काम वो करती हैं, जो वो एग्रीकल्चर करती हैं, वो एग्रीकल्चर क्यों नहीं सिखाना चाहते? एग्रीकल्चर अगर वो सीखेंगे तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ICAR की जो टोटल इंस्टीट्यूट्स है उसमें 64 इंस्टीट्यूट्स हैं, 64, 6 ब्यूरो हैं, 13 प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट्स हैं। राइस डायरेक्टरेट अलग है, व्हीट डायरेक्टरेट अलग है, ऐसी 13 डायरेक्टरेट्स है। अगर हम AICRP ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 19 है, और अगर हम 19 जो है वो ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोजेक्ट्स हैं, और AICRP की अगर हम बात करें तो वो लगभग 60 या 62 है, लगभग 725 KV की। मित्रों, ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्रीकल्चरल एजुकेशन का, ये एग्रीकल्चरल एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में सबसे बड़ा है, और दुनिया में सबसे बड़ा होने के बाद भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी अपनी जरूरत के लिए सफिशिएंट नहीं है। हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा 41.5% मैन पावर ये एग्रीकल्चर में लगी हुई है, पर बजटरी एलोकेशन कितना है सर? तो टोटल बजटरी एलोकेशन एग्रीकल्चरल एजुकेशन के लिए 455.48 करोड़ था, और उसमें से 21-22 में एक्चुअल जो रिवाइज एस्टिमेट बनाए गए तो वो 553 करोड़ थे, और जब एक्चुअल खर्चे की बात आई तो 526.1 करोड़ इट वाज द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। और अगर हम एनिमल साइंस की भी बात कर लें तो एनिमल साइंस में 343.3 करोड़ इतना जो था बजटरी प्रोविजन था। केवल 15 वेटनरी यूनिवर्सिटीज है, पर 15 वेटनरी यूनिवर्सिटीज होने के बाद भी
और उस सब के लिए 343.3 इतना ही बजटरी प्रोविजन था। सर अगर हम ट्रेडिशनल एजुकेशन से बात कंपेयर करें तो पता लगेगा कि ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज जो है 1000, उनके लिए जो बजटरी एलोकेशन है उसकी तुलना में एग्रीकल्चरल की बजट के एलोकेशन मिनिमल है, बहुत। हम अपने एग्रीकल्चर के लोगों को सिखाना क्यों नहीं चाहते? तो मेरा कहना था कि हम एजुकेशन सिस्टम में पॉलिसी चेंज करें, और वो जो पॉलिसी चेंज करनी चाहिए वो इस तरह से करनी चाहिए कि सचमुच में 7वीं के बाद बच्चा जैसे ही 8वीं में आता है, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं उसको एग्रीकल्चर सिखानी चाहिए। एग्रीकल्चर में उसको जो सॉइल साइंस सिखानी चाहिए, उसको एग्रीकल्चर मिटोलॉजी सिखानी चाहिए, उसको एग्रोनॉमी सिखानी चाहिए। और बच्चा जहां से भी छोड़ दे, मान लो 8वीं का 1 साल पढ़ा और उसके बाद छोड़ दिया, उसको आप 1 साल का सर्टिफिकेट दे दीजिए कि इसने 1 साल जो है एग्रीकल्चर का कोर्स किया है। अगर 9वीं पास करने के बाद छोड़ देता है तो उसको 2 साल का सर्टिफिकेट दे दीजिए कि इसने 2 साल में एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस और एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी ये 2 साल तक पढ़े हैं। अगर वो 10वीं भी पास करने के बाद छोड़ता है, आप 10वीं का सर्टिफिकेट दीजिए, और 10वीं के बाद उसको डायरेक्ट 11वीं 12वीं जो एग्रीकल्चर है उसमें एडमिशन दीजिए। अगर 11वीं 12वीं एजुकेशन लेकर के फिर वो बीएससी में एडमिशन लेगा तो उसकी बैकग्राउंड जीरो नहीं होगी, ही विल बी नोइंग अबाउट एग्रीकल्चर, और इसलिए उसको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। आज हमारा बच्चा पढ़ लिख करके जाता है तो वो एग्रीकल्चर में ज्वाइन नहीं होना चाहता, वो एग्रीकल्चर छोड़ करके इंजीनियरिंग में जाता है, मेडिसिन में जाता है, बाकी सब में जाता है। एग्रीकल्चर में क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसमें कुछ है ना, उसे बैकग्राउंड नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पर अगर हम बच्चों को 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इन 5 साल में एग्रीकल्चर सिखाएं, उनको हम अलग अलग तरीके की जो सब्जियां हैं, फूल हैं, फल हैं, अन्न है, धान्य है, दालें हैं, इनके बारे में बताएं, और वो जो क्रॉपिंग सिस्टम है उस क्रॉपिंग सिस्टम के विषय में समझाएं, तो फिर बच्चा निकलने के बाद और एग्रीकल्चर सीखना चाहेगा, आगे बढ़ना चाहेगा। आज जो हमारा प्रोडक्शन 300 मिलियन टन के आसपास है, ये बढ़कर के 400-500 मिलियन टन तक हो सकता है। जैसे दूध का प्रोडक्शन 200 मिलियन टन से ऊपर चला गया, 214 मिलियन टन है, फ्रूट्स में 314 मिलियन टन है, इसी तरह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो सकता है। ये तो हम जबरदस्ती केमिकल सिखाते हैं। अगर हम उनको ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सिखाएं कि हम जमीन में से जितना लेते हैं उतना ही जमीन को हमें वापस करना है, चाहे वो कार्बन होगा, पानी होगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे। अगर हमने जमीन में से 1000 क्विंटल जो है वो ले लिया है तो हमें 1000 क्विंटल ही उसको वापस करना चाहिए। अगर हम वापस नहीं करेंगे तो जमीन खोखली होती चली जाएगी ना। इसलिए जो भी जमीन में से हम लेते हैं, चाहे अन्न के रूप में, धान्य के रूप में, न्यूट्रिएंट्स के रूप में, कार्बन के रूप में, वो सब अपने उपयोग के बाद बचा हुआ हमें वापस करना चाहिए। इस वापस करने की प्रक्रिया को ही ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं। मेरी मित्रों से प्रार्थना है कि आप सभी लोग खुद भी प्रैक्टिस कीजिए और अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाइए। और जो हम आज अपने सारे रेफरेंसेस पश्चिम के देते हैं, भूल से भी एक भी रेफरेंस हम इंडियन का नहीं देते। हम किसी भी कल्टीवेशन में, किसी भी रेफरेंस में केवल एकमात्र पीएचडी विद्याधर वैद्य की है कि जिस विद्याधर वैद्य की पीएचडी में जब उसने पीएचडी की थीसिस लिखी तो रेफरेंस जो था वो कृषि पाराशर से आया, या रेफरेंस जो था वो ऋग्वेद से आया, बचे हुए लोगों से आया। क्योंकि यह जो ज्योतिष है, बरसात कैसे होगी, कब होगी, कितनी होगी, ये हमारे पूर्वजों ने किया था और उस सब का रेफरेंस उसने अपनी थीसिस में दिया था, इसलिए उसकी थीसिस में आया। मैं चाहता हूं कि हमारे बचे हुए जो स्टाफ है, हमारे बचे हुए साइंटिस्ट जो है, वो भी पूर्वजों के किए हुए कामों के रेफरेंसेस लें और उन रेफरेंसेस के आधार पर नया काम बढ़ाएं, तो यह देश निश्चित रूप से सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम बनेगा। धन्यवाद। Thank you, Varshini Sahib. Thank you very much, sir. Now back to the original session number 2, sustainable agriculture.
Hello. Dr. Nand हाँ Kumar is रामानी सर there? कंटिन्यू करो. Dr. Nand Kumar is there? Hello, Dr. Nand Kumar. Yes, sir. Hello, Dr. Nand yeah, please. Yes, sir. Now our third speaker third speaker is Dr. Nand Kumar. He is Dr. Nand Kumar, Department of Zoology. Head Department of Zoology. हेलो Hello. हेलो Hello. बंद कर दो Some echo is there. Some echo is there. चालूच आहे. आता सरांचं झालं. Dr. Nand Kumar is there. You please do start Next. your talk. This meeting is being recorded. Okay, sir.